दोस्तों, आज की मूवी का नाम है ब्रह्मयुगम, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। इसके बारे में कुछ भी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा। सो बिना समय गवाए मूवी शुरू। साउथ मालाबार के जंगलों को देखते हैं। ये समय था 17वीं शताब्दी का। दो आदमी एक जंगल में लकड़ियां घींचकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक को कुछ अजीब सी आवाज आती है। फिर वो एकदम शांत होकर महसूस करता है कि ये आवाज किसकी है और कहां से आ रही है। फिर वो अपने साथी को कहता है, यहाँ कुछ तो है, तुम आग को बुझने मत देना, हम कल सुबह नदी पार करेंगे। फिर जब आधी रात को थेवान की आंख खुलती है तो वो देखता है आग बुझ चुकी है। फिर वो देखता है उसका साथी कोरा वहां नहीं है। फिर वो उसको आवाज लगाता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। फिर वो उसको आवाज लगाता लगाता जंगल में ढूंढने जाता है। जंगल की खामोशी और हल्की हल्की आ रही जानवरों की आवाज से थेवान डरा हुआ था। फिर उसे अपना साथी मिल जाता है जो कि लगातार एक पेड़ की तरफ देख रहा था। कोरा सुन्न हो चुका था। फिर थेवान भी उस पेड़ की तरफ देखता है। तभी अचानक से पेड़ के पीछे से यक्षी बाहर आती है। दरअसल कोरा उसी को देखकर मोहित हो चुका था। फिर वो कोरा के नजदीक आती है। थेवान कोरा को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन यक्षी उसे गुस्से से देखने लगती है। फिर वो डरकर वहां से भाग जाता है। फिर यक्षी कोरा को मोहित करके अपने साथ ले जाने लगती है और अपने मनपसंद पेड़ के नीचे ले जाकर उसका खून पी जाती है। थेवान चलता चलता नदी किनारे पहुंच जाता है। नदी उस समय अपने फुल उफान पर थी। फिर थेवान किसी तरह से नदी पार कर लेता है और जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उस समय उसे पता नहीं था वो कहां जा रहा है। फिर जंगल में उसे एक दरवाजा मिलता है। वो बिना सोचे समझे कि कहां जा रहा है उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर उसे एक बड़ी सी हवेली दिखाई देती है जो कि एकदम उजाड़ थी। थेवान कई दिनों से भूखा था। तभी उसे वहां पर कुछ नारियल पड़े हुए दिखते हैं। फिर वो बिना सोचे समझे उनमें से एक नारियल उठाकर खाने लगता है। तभी उसे वहां एक आदमी की आवाज आती है। वो पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? थेवान कहता है, क्षमा कीजिए, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मैं तो बस भटकते हुए गलती से यहाँ आ गया। तभी अंदर से आवाज आती है, कौन है? फिर वे दोनों उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। रामू कहता है, कोई यात्री है मालिक। फिर अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जो कि इस सारी जगह का मालिक था। वो कहता है, बहुत समय बाद यहाँ कोई अतिथि आया है, तुम्हारा स्वागत है। फिर रामू मालिक को पान बना कर देता है। मालिक पूछता है, यहाँ कैसे आना हुआ? थेवान कहता है कि मैं एक गायक हूँ जो सुबह सुबह महाराज को जगाने के लिए गाया करता था। मैं अपनी जान बचाकर नदी पार करके आया हूँ, सोचा यहाँ सुरक्षित रहूंगा। फिर मालिक उसको गीत सुनाने के लिए कहते हैं। फिर थेवान मालिक को गीत सुनाता है। गीत सुनकर मालिक कहते हैं, अति उत्तम, तुम्हारा गीत हमें बहुत भा गया, भोजन के लिए रुक जाना, तुम चाहो तो यहाँ हमेशा के लिए भी रुक सकते हो। थेवान कहता है, मुझे जाना ही होगा। मालिक कहते हैं, सहायता अस्वीकार करना अनादर कहलाता है। रामू कहता है, इनसे वाद विवाद मत करो। थेवान कहता है, मैं नीच हूँ मालिक, अंदर आऊंगा तो आप वहन करोगे। मालिक कहते हैं, मैं ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं मानता। फिर वो रामू को कहते हैं, इसे अनाज भंडार के पास वाला कक्ष दे दो। फिर रामू उसको हवेली के अंदर ले जाता है। उस घर में सन्नाटा इतना गहरा था कि घर खाने को दौड़ रहा था। फिर रामू उसे समझाता है कि फालतू में किसी और कक्ष में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बहुत सारे कक्ष और बहुत सारी सीढ़ियां हैं, केवल अपने ही कक्ष में आना है। संध्या के बाद यहाँ एक बार भोजन परोसा जाता है। घर के दक्षिण भाग में किसी का भी जाना निषेध है। तभी उनको ऊपर से आवाज आती है जैसे जंजीर से कोई आदमी बंधा हो। थेवान पूछता है, ऊपर क्या है? रामू कहता है, इस हवेली के बहुत से कक्ष सदियों से बंद पड़े हैं, हमें भी नहीं पता वहाँ क्या है, इसलिए फालतू की आवाजों पर ध्यान मत देना। फिर रामू उसको उसका कक्ष दिखाता है और कहता है कि यहाँ एक विदा रहा करता था, वो गलती से दक्षिण भाग में चला गया, उसके बाद कभी नहीं दिखा, सतर्क रहना। फिर रात को थेवान मालिक को गीत गाकर सुनाता है। उसके बाद रामू उसे खाने के लिए भोजन देता है। फिर मालिक उसे भोजन करने की इजाजत देते हैं। थेवान बहुत भूखा था, वो भोजन करके बहुत खुश होता है। मालिक कहते हैं, जब तक तृप्ति नहीं होती खूब खाओ, भंडार भरे पड़े हैं। फिर थेवान कहता है, आज तो ऊपर वाले की कृपा से पेट भर खाना मिल गया। ये बात मालिक को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कहते हैं कि रहने की जगह मैंने दी, खाना मैंने दिया और शुक्रिया ऊपर वाले का अदा कर रहे हो। थेवान कहता है, यदि मेरे शब्दों से बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मालिक का तो मूड खराब हो चुका था। फिर रात को रामू भोजन लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाता है जहाँ से बेड़ियों की आवाजें आया करती थी। फिर रात को थेवान जंगल पानी होने जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पर बनी कब्रों पर जाती है। उनको देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। फिर वो उल्टे पांव ही घर में वापस दौड़ आता है। फिर जब थेवान पानी पी रहा था तो उसे फिर से वही आवाज आती है जैसे बेड़ियों में बंधा कोई इंसान चल रहा हो। फिर वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है और देखने जाता है कि वो आवाज कहां से आ रही है। वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने लगता है, लेकिन ऊपर का दरवाजा खोलते समय उसकी लालटेन नीचे गिर जाती है। फिर वो अंधेरे में ही ऊपर चला जाता है। वो डरता डरता आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसको चूहे की तेज आवाज आती है और वो डर जाता है। उसके गिरने की आवाज से जो भी बेड़ियों से बंधा था वो अपनी बेड़ियां खींचता है। यह देखकर थेवान डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो उसे पासों की आवाज आती है। फिर जब वो बाहर जाकर देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये खेल वो पहले भी कई बार खेल चुका था। फिर मालिक उसे अपने साथ चौपड़ खेलने के लिए कहते हैं। उनकी आवाज सुनकर रामू भी आ जाता है। मालिक कहते हैं, खेल प्रारंभ करने से पहले दाव पर कुछ तो लगाना पड़ेगा। थेवान कहता है, मेरे पास तो एक धोती के अलावा कुछ भी नहीं। मालिक कहते हैं, तुम्हारे पास एक और चीज है और सदा से है, वो है तुम्हारा समय, और इस ब्रह्मांड में समय ही सबसे बहुमूल्य होता है। थेवान कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। मालिक कहते हैं, युद्ध के बाद तुम्हें दासियों के साथ बेच दिया गया, फिर तुम वहां से भागकर नदी पार करके मेरे साथ यहाँ बैठकर चौपट खेल रहे हो, यही बलवान समय की नीति है। थेवान कहता है, आप तो सब कुछ जानते हो मालिक। मालिक कहते हैं, यदि तुम जीत जाते हो तो यहाँ से जा सकते हो, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी इच्छा तक यहीं पर रहना पड़ेगा। थेवान कहता है, क्षमा कीजिए मालिक, मुझे जाना होगा। फिर मालिक उससे पासे मांगता है। जब थेवान
थेवान पासे देने लगता है तो मालिक हाथ हटा लेता है और वो पासे चौपट पर गिर जाते हैं। मालिक कहते हैं अब तो खेल खेलना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने पासे चल दिए हैं। थेवान को जबरदस्ती ये खेल खिलाया जा रहा था। जब वे खेल खेल रहे थे तो रामू भोजन की तैयारी कर रहा था। खेल में थेवान जीत रहा था, पासे खेल में अपना नंगा नाच दिखा रहे थे। अब खेलते खेलते सुबह से शाम हो जाती है। मालिक को जीतने के लिए 12 अंक चाहिए थे। फिर वो पासे फेंकते हैं और 7 अंक आ जाते हैं। थेवान खुश हो जाता है, लेकिन तभी पासा अपने आप पलट जाता है और अंक 12 बन जाते हैं। फिर ये देखकर मालिक खूब हंसते हैं। थेवान को ठगा सा महसूस हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो सीधा रसोई में जाता है। रामू कहता है अब तुम्हें आजीवन यहीं पर रहना पड़ेगा। थेवान कहता है जैसा मालिक का आदेश। रामू कहता है दुष्ट है वो, जैसा वो दिखता है वैसा है नहीं, एक नंबर का कपटी है। थेवान कहता है आप ऐसा ना बोलिए, अगर उन्होंने सुन लिया तो आपको कठिनाई होगी। फिर रात को भोजन करते समय मालिक राक्षसों जैसे खा रहा था। फिर वो थेवान को कहता है तुम भी खा लो, अगर दुर्बल हो गए तो तुम्हारी माँ को दुख होगा। थेवान कहता है मालिक मैंने कभी माँ का जिक्र तो किया ही नहीं। मालिक कहते हैं किया था, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। फिर वो पूछता है क्या रसोईया ने तुम्हें हमारे बारे में कुछ बोला है? थेवान कहता है नहीं मालिक, कुछ नहीं बोला। मालिक कहते हैं तुमसे पहले यहाँ पर एक और अतिथि आया था, इस रसोईया ने उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया, फिर मुझे बेचारे को अपने हाथों से ही मारना पड़ा। अब वो घर की दक्षिण दिशा में भूमि के अंदर शांति से सोया है। इतने में वहाँ रामू आ जाता है। मालिक उससे और भोजन मांगते हैं। रामू कहता है 4 बार खिला चुका हूँ और नहीं है। थेवान उस समय दोनों के चेहरे देख रहा था। तभी थेवान को यक्षी की आवाज आती है। मालिक रामू को कहते हैं मृत्यु का भय नहीं तुझे? रामू कहता है नहीं है। मालिक कहते हैं दृष्टि नीचे रख कुत्ते। फिर मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो घर थर-थर कांपने लगता है। रामू भी कहाँ डरने वाला था, वो अभी भी मालिक को घूर रहा था। फिर मालिक अपना हाथ उठाते हैं और रामू की गर्दन मालिक के हाथ में आ जाती है। ये दृश्य देखकर थेवान की फट जाती है। थेवान कहता है इसे क्षमा कर दो मालिक। मालिक कहते हैं बीच में मत बोल नीच। फिर वो रामू को छोड़ देते हैं और कहते हैं गाना प्रारंभ करो। आज तो रामू बाल बाल बच गया था। तभी वहाँ थेवान आ जाता है और पूछता है कि वो कौन है, क्या वो कोडुमल पोटी है? मैं कहाँ फंस गया हूँ? रामू कहता है ये वही है। आज से बहुत साल पहले अथर्व वेदाचार्य चुडुमल पोटी ने घोर तपस्या करके देवी वाराही का आवाहन किया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उसे एक जादुई पेटी दी। उस पेटी में मानवीय शक्तियों वाला एक राक्षस भी था। देवी ने कहा ये राक्षस तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन चुडुमल पोटी ने उसको अपने काबू में करके उस पर बहुत अत्याचार किए। उसे बेड़ियों में बांध कर रखा। अत्याचार से दुखी होकर एक दिन राक्षस ने पोटी को कहा कि मेरे मुख में देखोगे तो नरक दिखाई देगा। जब पोटी ने उसके मुख में देखा तो उस राक्षस ने उसकी आत्मा खींचकर उसे मार डाला। फिर उस राक्षस ने उसकी इस हवेली पर अधिकार कर लिया और उसके परिवार के सभी सदस्यों को निर्दयता से मार डाला। उस राक्षस को मारने के लिए यहाँ पर बहुत सारे तांत्रिक आए, लेकिन सभी असफल रहे। फिर अंत में इस परिवार के अंतिम वंशज कोडुमल पोटी आए। थेवान कहता है मैंने जंजीर से बंधे किसी को देखा था। रामू कहता है अगर तुम रात को इसी तरह इधर उधर घूमोगे तो मुझे तुम्हारे लिए भी खड्डा खोदना पड़ेगा। तभी कोडुमल पोटी अपने शरीर पर अस्थियों की राख लगाता है और तभी वहाँ पर यक्षी आ जाती है। उसको वहाँ पर आते हुए थेवान देख लेता है। फिर वो कोडुमल पोटी के पास जाती है। थेवान उसके पीछे पीछे वहाँ भी आ जाता है। फिर वे दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन तभी यक्षी थेवान को देख लेती है। थेवान की आत्मा कांप जाती है और वो तेजी से जाकर अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर लेता है। फिर सुबह वो रामू के पास जाता है और कहता है मैं तो जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, ये स्थान श्रापित है। रामू कहता है मुझे मेरा काम करने दो, तुम जाओ। थेवान कहता है तो मरो यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। फिर वो अपने कक्ष में जाकर अपनी पोटली बांधता है और जैसे ही जाने लगता है उसे कोडुमन पोटी की आवाज आने लगती है। फिर डर के मारे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही आंखें खोलता है अपने सामने कोडुमन पोटी को पाता है। वो पूछता है कहाँ जा रहे हो? थेवान कहता है अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। कोडुमन पोटी कहता है इतनी वर्षा में कैसे जाओगे? तभी देखते ही देखते वहाँ मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं लेती। फिर कोडुमन पोटी कहता है ये बारिश अब रुकने वाली नहीं है, हो सकता है महीनों चलती रहे। तुमसे पहले वाला अतिथि जब यहाँ आया तो 3 वर्षों तक बारिश चलती रही। ये ब्रह्म युगम है, यहाँ जल से ही त्रासदी होगी। थेवान कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाकर रहूंगा। कोडुमन पोटी कहता है मैं समझता था तुम बुद्धिमान हो। तभी उसे फिर से यक्षी की आवाज आती है। फिर जब रात को थेवान आराम कर रहा था तो उसके पास रामू आता है। वो उसे मदिरा पिलाने ले जाता है। मदिरा पी के थेवान अपनी कहानी सुनाने लगता है। फिर थेवान रामू को भी मदिरा पीने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। फिर जब रात को थेवान सो रहा था तो उसे बेड़ियों की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो उठ जाता है। फिर वो दरवाजे पर देखता है, वहाँ उसे एक राक्षस दिखाई देता है जो कि उसको खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो रामू के पास रसोई में जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि वो तो एक कब्र खोद रहा था। थेवान पूछता है किसके लिए खोद रहे हो, लेकिन रामू कोई भी जवाब नहीं देता। फिर उसको देखकर थेवान डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे अब यहाँ पर रहना ही नहीं था। अब की बार तो वो अपना बोरिया बिस्तरा भी नहीं लेता, सीधा ही उस हवेली से दूर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो हवेली की बाउंड्री से बाहर निकलता है उसका पेट दुखने लगता है। फिर वो नीचे गिर जाता है और उसको खून की उल्टी होने लगती है। ये दर्द उसके लिए असहनीय था। फिर वो हिम्मत करके वापस घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाने लगता है उसे दरवाजे पर कोडुमन पोटी मिल जाता है। वो कहता है बिना आज्ञा लिए जाना धृष्टता है, यदि हमसे आज्ञा लेकर जाते तो रक्त की उल्टियां नहीं होती। थेवान कहता है मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दे। कोडुमन पोटी कहता है आज्ञा आदर पूर्वक मांगो। थेवान पांव पकड़कर कहता है कृपया मुझे वापस जाने की आज्ञा दे प्रभु। पोटी कहता है यहाँ से प्रस्थान की आज्ञा नहीं दी जाएगी। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। जब थेवान बेहोश था तो रामू उसके ऊपर पानी डाल के उसको होश में लाता है। थेवान कहता है मैं यहाँ से निकल नहीं पाया। रामू कहता है तुम तो क्या, कोई भी यहाँ पर आने के बाद निकल नहीं पाता। फिर रामू पूछता है क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ कितने दिन पहले आए थे? थेवान कहता है कुछ दिन पहले। रामू कहता है कुछ दिन पहले या कुछ मास पहले, चलो अपना और अपनी माँ का नाम ही बता दो। लेकिन उसको नाम भी याद नहीं आ रहे थे। फिर रामू कहता है चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर वो उसको ऊपर ले जाता है। उस समय कोडुमन पोटी अपने लिए पान बना रहा था। तभी रामू थेवान को एक शव के पास ले जाता है। रामू बताता है कि ये भी तुम्हारी तरह अपना नाम तक भूल गया था, ये भी तुम्हारी तरह इस 4 दीवारी में ऐसा फंसा कि पागल हो गया, इसको बांध कर रखना पड़ता था, इसी की बेड़ियों की आवाज तुम्हें आती थी। फिर थेवान उसका चेहरा देखता है
तो दंग रह जाता है, क्योंकि वो कोडुमन पोटी था। थेवान पूछता है तो नीचे कौन है? रामू कहता है वो राक्षस है, वो भी कोडुमन पोटी के भेष में। उसके पास दिल नहीं है, वो चलती फिरती मृत्यु है। वो अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को वश में कर लेता है। इसने चारों तरफ ऐसा घेरा बनाया है जिसमें ये खुद भी बंद है। हमारे ही जैसे ये भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। फिर जो रामू ने खड्डा खोदा था उसके अंदर वो कोडुमन पोटी को दफन कर देता है। फिर स्नान करते समय रामू बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। यहाँ के एक बंद कक्ष में एक अखंड ज्योति जल रही है, उसको बुझाना होगा। वो बताता है कि अनाज भंडार के नीचे एक द्वार है, हमें उस द्वार से होकर ही वहाँ पहुंचना होगा। वहाँ एक मजबूत दरवाजा है, कुंजी के छेद से झांक कर देखोगे तो वहाँ से अखंड ज्योति दिखाई देती है। वो राक्षस उसके ऊपर वाले कमरे में रहकर हमेशा उसकी रक्षा करता है। थेवान पूछता है उस ताले की कुंजी कहाँ है? रामू कहता है मुझे नहीं पता। थेवान कहता है वो कुंजी राक्षस के पास ही होगी। कुंजी के बारे में जानने का बस एक ही तरीका है। फिर वो जाकर चौपट खेलने लगता है। बांसों की आवाज सुनकर वो राक्षस वहाँ आ जाता है। फिर थेवान उसको चौपट खेलने के लिए कहता है। राक्षस कहता है तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है। थेवान कहता है मेरे पास एक कुंजी है। फिर वो राक्षस अपनी धोती में छुपी कुंजी संभालने लगता है। उसके ऐसा करने से थेवान को पता चल जाता है कि कुंजी कहाँ है। फिर वो राक्षस पूछता है कौन सी कुंजी की बात कर रहे हो? थेवान कहता है मेरी स्वतंत्रता की कुंजी की बात कर रहा हूँ। वो राक्षस हंसने लगता है और कहता है तुम एक ही चीज के लिए दो बार नहीं खेल सकते। फिर संध्या के समय थेवान और रामू उस कुंजी को पाने के बारे में विचार करते हैं। थेवान कहता है कि आज रात्रि का भोज मांस और मदिरा से युक्त होना चाहिए। वो कुंजी कैसे हासिल करनी है मैं देख लूंगा। रामू कहता है अगर पकड़े गए तो मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। फिर रामू रात के भोजन की तैयारी करता है। रात के खाने में वो चूहे बनाता है, लेकिन तभी रसोई में वो राक्षस आ जाता है। उसको देखकर रामू डर जाता है। वो राक्षस कहता है किससे पूछकर तुमने उसको मेरी मदिरा खिलाई? उसके कारण मेरी दिनचर्या में बाधा आ रही है। बिना समय गवाए उसके लिए खड्डा खोद लो। फिर रात को थेवान गीत गाकर उस राक्षस को सुलाने की कोशिश करता है। फिर वो राक्षस को कहता है मैं भली भांति जानता हूँ आप मुझे पीड़ा देकर मेरी पीड़ा का आनंद लेना चाहते हैं, मुझे आपका वास्तविक रूप देखना है। वो राक्षस कहता है समय आने पर खुद देख लोगे। फिर वो थेवान को मदिरा लाने के लिए भेजता है। जब थेवान मदिरा लेने जाता है तो वो भूल जाता है कि मदिरा कहाँ पड़ी है। फिर उसकी स्मरण शक्ति चली जाती है और वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी बाहर वर्षा भी बंद हो जाती है। थेवान को भी इस बात का पता चल जाता है। तभी उसकी नजर अपने पास में पड़े एक चाकू पर जाती है। फिर वो उस चाकू को अपने पास छुपाकर उस राक्षस के पास जाता है। उस समय वो राक्षस सोया हुआ था। फिर थेवान उसकी धोती में कुंजी चेक करने लगता है, लेकिन कुंजी चेक करने के दौरान वो राक्षस उड़ जाता है। थेवान डरकर पीछे हो जाता है। फिर वो राक्षस खड़ा हो जाता है और उसके पास जाकर कहता है तुम्हारे लेखे जोखे की घड़ी आ गई है। फिर थेवान अपना चाकू निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो थेवान का गला पकड़ लेता है और अपने मुख से उसकी आत्मा का विमोचन करने लगता है। लेकिन तभी उसे नीचे वाले कमरे से आवाज आती है। फिर वो थेवान को छोड़कर अपनी कुंजी चेक करता है। फिर उसे याद आता है कि जब उसने रामू को पकड़ा था तो उसने चुपके से कुंजी निकाल ली होगी। इतने में रामू अखंड ज्योति के पास पहुंच जाता है और उसको बुझा देता है। उस ज्योति के बुझते ही उस हवेली के सभी दीप बुझ जाते हैं। फिर थेवान अंधेरे में चलता चलता एक कक्ष में पहुंच जाता है। उस कक्ष में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें पड़ी थी। तभी वहां रामू भी आ जाता है। वो कहता है कि वो देवी वराही की दी हुई पेटी है जो उसने चुड़लन पोटी को दी थी। तभी थेवान रामू को गले से पकड़ लेता है और कहता है तूने मेरे साथ छल किया है। रामू कहता है वाद विवाद में समय नष्ट मत करो। तभी उन दोनों को एक अजीब सी आवाज आती है। फिर रामू कहता है कि अभी वो राक्षस निर्बल है, हमें उसे बहला फुसलाकर वापस उस पेटी में बंद करना होगा। फिर वे मशाल जलाते हैं और उस राक्षस को ढूंढने जाते हैं। रामू कहता है वो कुछ भी कहे तुम उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि अब वो सिर्फ मिथ्या ही बोलेगा। वो तुम्हारी मानसिकता पर भी आक्रमण कर सकता है। जीवित रहना है तो उसकी बातों में मत आना। फिर वो अखंड ज्योति वाले कमरे में जाकर उसे ढूंढते हैं। रामू कहता है छिपना बंद कर और बाहर आ जा, आज मैं तुम्हें समाप्त करके अपना प्रतिशोध लूंगा। मेरे शरीर में जो रक्त बह रहा है वो कोडुमन पोटी का है। राक्षस कहता है असंभव, मैंने उसके पूरे कुल का विनाश कर दिया था। रामू कहता है कि कोडुमन पोटी का अपनी दासी के साथ भी एक पुत्र था। इस हवेली को मैं तुमसे छुटकारा दिलाकर ही रहूंगा। फिर राक्षस रामू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो हट जाता है। फिर थेवान उसको चाकू से मारने की कोशिश करता है और वो चाकू उसके हाथ में लग जाता है। फिर रामू उसका ध्यान भटकाता है और थेवान उसके पेट में भी चाकू मार देता है। फिर वो राक्षस थेवान को दूर फेंक कर बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब थेवान को होश आता है तो वो देखता है वहां पर कोई भी नहीं है। फिर वो पास में पड़ी हुई मशाल उठा लेता है। तभी उसे उस राक्षस के हंसने की आवाज आने लगती है, लेकिन वो खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। भयानक आवाज सुन सुनकर थेवान की फटी पड़ी थी। दूसरी ओर रामू भी राक्षस को ढूंढ रहा था। तभी वो घर गोल गोल घूमने लगता है और रामू वहीं पर फंस जाता है। दूसरी ओर थेवान भी एक जगह पर बंद हो गया था। फिर वो छत धीरे धीरे नीचे आने लगती है और वो जगह छोटी होने लगती है। देखते ही देखते थेवान कब्र जितनी जगह में फंसकर रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ रामू भी दीवारों पर पलटियां खा रहा था। फिर वो अखंड ज्योति वाले कक्ष में जाकर गिरता है, लेकिन तभी उसके हाथ में चाकू लग जाता है। दूसरी ओर थेवान बुरी तरह से रो रहा था और ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मशाल भी बुझ जाती है। फिर कुछ देर बाद वो दीवार तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है। तभी रामू को अपने पीछे से रोने की आवाज आती है। वो देखता है राक्षस वहां बैठा रो रहा था। फिर वो उसका पिता बनकर उसे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करता है। इतने में वहां थेवान भी आ जाता है। रामू कहता है अपने पूर्वजों की भांति मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। फिर रामू थेवान को कहता है जल्दी से पेटी लेकर आओ और खोलो उसे। राक्षस कहता है मुझे पेटी में बंद करने के बाद वो तुम्हें भी मार देगा या फिर मुझसे ही तुम्हें मरवा देगा। रामू कहता है पेटी खोलो, इसकी बात मत सुनो। लेकिन इतने में वो राक्षस रामू के ऊपर हमला कर देता है और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। फिर थेवान अपना दिमाग चलाता है और चाकू से उसकी गर्दन पर वार करता है। फिर वो राक्षस कराहने लगता है। तभी रामू उसकी उंगली से काली शक्तियों वाली अंगूठी निकाल लेता है। मरता मरता वो कहता है तुम पर वज्रपात होगा। फिर रामू उस राक्षस को जला देता है। मरते वक्त उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आती है। फिर उसके मरने के बाद उसकी बॉडी में से असली का राक्षस निकलता है। फिर वो उस कक्ष में ही छुप जाता है। फिर उस कक्ष के अंदर जाकर रामू से कहता है बाहर आ जाओ, अब से मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। फिर रामू जैसे ही वो अंगूठी निकालता है वो राक्षस उसके आगे सिर झुका देता है। जब रामू अंगूठी पहनने लगता है तो थेवान उसका हाथ पकड़ लेता है। थेवान कहता है आप ये अंगूठी मत पहनना, जो भी इसे ग्रहण करेगा वो भ्रष्ट हो जाएगा। रामू कहता है इस पर मेरा अधिकार है, अगर तुम बीच में आए तो तुम्हें मरना पड़ेगा। फिर उस अंगूठी को लेकर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। वे दोनों एक
दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। उस समय वो राक्षस उन दोनों को ही लड़ते हुए देख रहा था। फिर लड़ते लड़ते वो अंगूठी नीचे गिर जाती है, लेकिन उनकी लड़ाई बंद नहीं होती। फिर देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ आग फैल जाती है। इतने में थेवान वो अंगूठी उठा लेता है। फिर उस कक्ष की दीवारें गिरने लगती है और हवेली का वो हिस्सा ढह जाता है। फिर अगले दिन सुबह थेवान उस हवेली से निकलकर बाहर आता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। अब की बार उसको बाहर आने से किसी भी शक्ति ने नहीं रोका था, लेकिन अचानक से आकर रामू रोक लेता है। रामू जब उसको मारने लगता है तो कहता है कि तुम्हारे दाएं कान की बाली कहाँ है। फिर वो समझ जाता है कि थेवान मर चुका है और ये उसके रूप में राक्षस खड़ा है। फिर वो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। फिर जब वो नदी पार करने लगता है तो अपने सामने फिरंगियों को देखता है। फिर वो उन्हें मारने के लिए पत्थर उठाता है, लेकिन वे उसे ठोक देते हैं। फिर वो फिरंगी नदी पार करके दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अब इन गधों को ये नहीं पता था उनकी मौत उन्हें कहाँ ले जा रही है। फिर थेवान अपनी अंगूठी पहन लेता है। उसे पानी में कोडुमन पोटी की छवि नजर आती है। अब मुझे तो इन फिरंगियों की चिंता हो रही थी, इनका क्या बनेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों ये मूवी ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए थी क्योंकि 17वीं शताब्दी का टच देने के लिए इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाया गया था। मुझे आशा है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं ऐसी ही मजेदार मूवीज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।